क्वेश्चंस करने हैं हमें। प्रैक्टिस नंबर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल कहाँ तक किया था बेटा हम लोगों ने? ठीक है, तो कल 25 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। इफ द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज W1 is equals to 8.00 plus minus 0.05 Newton and the weight in water is equals to 6 plus minus 0.04 Newton. Then the relative density, आपको relative density find out करनी है with the maximum permissible error W1 upon W1 minus W2। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में हम लोग ये जो भी वैल्यूज है इन पे बात करेंगे। क्वेश्चन ने आपको कहा कि आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है। हमने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने सबसे पहले इसको एयर में मेजर किया। जब मैं एयर में इसको मेजरमेंट कर रही हूं और मुझे इस पर्टिकुलर पेन का एक वेट मिल रहा है, तो इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ? वेट मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो मतलब अर्थ इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स मुझे कितना मिला है? वो फोर्स मुझे यहाँ पे W1 की क्वांटिटी में मिला, दैट इज 8 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। मतलब 8 इसका 8 न्यूटन वेट है और 0.05 क्या है इसकी एरर। भाई वो प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। फिर कहा कि अब हमने इसी पेन को एयर में नहीं मेजर करके अब किस में मेजरमेंट कर रहे हैं? पानी के अंदर कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव टेकन वाटर। जैसे ही हम इसको पानी के अंदर वे करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, वो तो इसके ऊपर लग ही रहा है, जो हमने कहा 8 न्यूटन है। अब क्या होगा? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज नॉन एज बॉयंट फोर्स। ठीक है, बायंट फोर्स या बॉयंट फोर्स जो भी हम बोलते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स। तो एक डायरेक्शन हमारा फोर्स का नीचे की तरफ, एक डायरेक्शन कैसा हो गया? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 8 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और बॉयंट फोर्स हमारा फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन का लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आएगा? F1 प्लस F2 ये आएगा। F1 का डायरेक्शन इधर है, F2 का डायरेक्शन ऊपर है, तो माइनस F2 हो जाएगा। F1 8 है माइनस 2, तो टोटल फोर्स कितना आएगा? 6 न्यूटन। इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। और ये अपन लोग एक एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी में भी देखेंगे कि जब हमने नॉर्मली उसको वे किया है तो आपको कुछ वेट दिखेगा, जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं तो जो वेइंग मशीन है उसमें वेट कम आता है। तो मंडे को अपन ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वेट जो एयर में है वो तो हमें ये मिला, जब हमने वेट को पानी के अंदर मेजर किया तो हमारा वेट कितना आया? 6 प्लस माइनस 0.04 न्यूटन। हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज W1 अपॉन W1 माइनस W2। तो एक बार इसको सॉल्व करिए आप लोग। W1 माइनस W2, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको एरर दी हुई है, तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द रूल्स ऑफ द एरर, कि हम प्लस करते हैं तो एरर्स को किस तरह से प्लस किया जाता है, जब माइनस करते हैं तो एरर्स में कौन सा रूल लगता है, मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल लगता है, डिवीजन में क्या रूल लगता है। तो पहले तो आप W1 माइनस W2 करो, ये पहला चीज सॉल्व करो। अच्छा आपने कर लिया। अच्छा करवाया था क्या मैंने ये? अच्छा होमवर्क दिया था, ओके। तो हमारे पास में सबसे पहले W1 माइनस W2 आ जाएगा, तो ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। 8 प्लस माइनस 0.05 माइनस 6 प्लस माइनस 0.04,
इस तरह से माइनस करेंगे। हमें रूल पता है 8 में से 6 तो माइनस होगा, लेकिन जो हमारी एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगी, वो हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ पे ये +0.04 ये ऐड हो जाएगी, तो एक वैल्यू आ गई। वो वैल्यू आने के बाद में आप W1 अपॉन W2 करोगे तो ये कितनी आई, 2 ± 0.09, यही आ रहा है। ठीक है, अब हमें रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर के लिए आपने W1 लिखा 8 ± 0.05 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 ± 0.09, ये आ गया। अब देखो रिलेटिव एरर है आपके पास में, और हम रिलेटिव एरर हमें निकालनी है, और कौन सा वाला है, डिवीजन वाला है। तो रिलेटिव एरर का हमेशा क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, और अगर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर। तो ये हमारे पास में कुछ आ जाएगा यहाँ पे 4 ± जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, हो जाएगा। ये कर लिया सबने, ठीक है। नेक्स्ट वाला करवा दूं फिर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है, अ बॉडी एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration a for a time t. The uncertainty in a is 8% and the uncertainty in t is 4%. The uncertainty in the speed is, सबके पास में है बुक, सब लोग क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब हम क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो हमें बोला अ बॉडी एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। हम बचपन से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे कि अ बॉडी एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं। ये हमने रूल पढ़ रखा है। तो हमारा पहला रूल, पहली लाइन ही यही कह रही है कि अ बॉडी एक्सलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो हमने u0 ले लिया। फिर बोला विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन a, एक्सलरेशन कितना दे रखा है a, टाइम कितना दिया है t, ठीक है। आगे बोल रहा है द अनसर्टेनिटी इन a इज 8%, मतलब a के अंदर जो यहाँ पे परसेंटेज एरर दी है दैट इज 8%, एंड द अनसर्टेनिटी इन t इज 4%। टाइम की जो आपकी अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज एरर है, दैट इज 4%। नेक्स्ट आपसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन द स्पीड इज। अब आप बताओ कि अनसर्टेनिटी स्पीड में कितनी होगी। अब क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस एक डायरेक्शन का डिफरेंस होता है दोनों में, तो हम स्पीड को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। परसेंटेज एरर के लिए हम हमेशा क्या कर लेते हैं, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाती है, ठीक है। अभी एक बार इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेशन से t टाइम पे चल रहा है, हमें उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, हमें फाइंड आउट करना है किसमें अनसर्टेनिटी, उसकी वेलोसिटी में या फिर स्पीड में या फाइनल वेलोसिटी हम जिसको कह रहे हैं। जो गिवन चीजें हैं वो भी हमने लिख ली। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या आपके पास में या आपने कभी पहले या कभी भी ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है जिसमें U, A, T और V ये सारी की सारी चीजें एक साथ आती हो, पढ़ रखा है। कौन सी वाली इक्वेशन है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये इक्वेशन हमें पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन में, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये क्लास 9th में हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें V फाइंड आउट करना है। V इज इक्वल्स टू U कितना है हमारा 0 प्लस AT, हमारे पास ये AT आ गया। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है परसेंटेज एरर इन स्पीड, मतलब उसके अंदर कितनी आएगी। तो परसेंटेज एरर इन स्पीड हमारी हो जाएगी डेल्टा V इंटू V डिवाइड बाई V इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 80, ऐसा आएगा। अब जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर क्या होती है हमारी, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100।
टी की परसेंटेज एरर कितनी होगी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये होगा। इसी के साथ परसेंटेज एरर कब आती है, रिलेटिव एरर इंटू 100 करने पे आती है। जब मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ हो तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने टेबल है आपके पास में, जब मल्टीप्लीकेशन है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर, ए इंटू बी दिया हुआ हो, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर, क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर तो तभी आएगी जब हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमें चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, आपको बोला अगर आपका a इंटू बी है तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 कर देना। क्या हमें यहाँ पे a इंटू टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या हम इसको डेल्टा a अपॉन ए कर सकते हैं प्लस डेल्टा t अपॉन टी कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा होगा, ये तो रिलेटिव एरर आ गया, इसी रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज एरर दे देगा हमें। क्या आपको ए की परसेंटेज एरर दे रखी है, दैट इज 8%। क्या आपको टी की परसेंटेज एरर दे रखी है 4, तो आपके पास में वी की परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी 12%। क्या ऑप्शन में आंसर है ये, दोबारा बताना है या हो जाएगा, आया नहीं था, दोबारा बताऊं, अब आ गया, ओके ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ गिवन वर्नियर कैलिपर इज 0.5 mm। एक कोई वर्नियर कैलिपर है और उसमें जो सबसे छोटा स्केल है दैट इज 0.5 mm, तो मतलब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट का एरर आ सकता है दैट इज इक्वल्स टू 0.5 mm का एरर। दिस इज द एरर जो मिनिमम इसके अंदर यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट दिया है वर्नियर स्केल हैज 25 डिविजन्स, वर्नियर स्केल में 25 डिवीजन है एंड दीज कोइंसाइड विद 24 मेन स्केल डिविजन्स। अब जब वर्नियर कैलिपर मैं आपको बता रही थी तो मैंने कहा वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर स्केल में कुछ डिविजन्स होते हैं, मेन स्केल में कुछ डिवीजन होते हैं। जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका ये जो पहला पार्ट है वो मेन स्केल में किस वाले पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है उसको देखते हैं, एक तो हम ये चीज देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, इसके बीच में ये जो छोटे छोटे यहाँ पे 25 डिवीजन में जो भी ये आएंगे इनका इसके साथ में बेस्ट कोइंसाइड कौन सा वाला हो रहा है, ये हमें देखना होता है, ठीक है। ये मैं एक बार आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का एक्सपेरिमेंट करा के ही बता दूंगी तो आपको अच्छे से रीडिंग निकालना आ जाएगी, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकली तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, क्या वर्नियर स्केल में कैसे में कौनसाइड होगा वो नहीं पता चलता। बट अगर यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन है लीस्ट काउंट निकालना है अपने को कि वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वन वर्नियर स्केल डिवीजन अपने पास में कैसे आएगा, ये आएगा आपके पास में 24 मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय 25 मेन स्केल डिविजन्स, तो ये आ जाएगा इनटू लीस्ट काउंट इनटू जो भी हमारा ये 0.5 है जो मेन एरर आ रहा है, तो 1 माइनस 24 अपॉन 25 इंटू 0.5, ये करेंगे तो आपको इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। अब ये वाली जो चीज है वो एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट इट, तो फिर जितने भी लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर पाएंगे अपन। कितना आता है आंसर, सॉल्व करके बताओ। 1 माइनस 24 डिवाइड बाई 25 इंटू 0.5 mm। कितनी आई,
0.02. This will be the least count. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंपल पेंडुलम इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 2% and that in the observation of the time period is 3%, then the maximum percentage error in determination of the acceleration due to gravity is. अब देखो, अभी तक आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम में हम टाइम पीरियड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2πL/g। ये फॉर्मूला होता है, ये जब हम लोग पेंडुलम पढ़ेंगे तब आपको ये बताऊंगी मैं, ऑसिलेशंस वगैरह जो पेंडुलम के होंगे तब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रख लो कि हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास में, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2πL/g। L क्या है, लेंथ है, G एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 2π कांस्टेंट है एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपका लेंथ के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आई, तो परसेंटेज एरर इन द लेंथ मेजरमेंट ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, ये कितनी आई है आपके पास में 2%। देन इन्होंने कहा है देन द मैक्सिमम एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड इज 3%, जो टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर है दैट इज इक्वल्स टू 3%। अब आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो G दे रखा है इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें पता करना है। फॉर्मूला आपको दे रखा है, L की एरर दे दी, G की एरर दे दी, सॉरी T की एरर दे दी और G के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, G की टर्म्स में लिखना पड़ेगा ताकि हम G में एरर फाइंड आउट कर पाए। वैसे तो देखो एक दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, तीसरा पूछ रहा है, तो मतलब इजी है, दो दिए होते हैं तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और 2π क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बैठेगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले को G की फॉर्म में लिखते हैं। अब G की फॉर्म में लिखने के लिए इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस वाले का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² L/g। ये आ गया हमारे पास। हम इस G को इधर लेके आ जाते हैं, तो दिस विल बी G इज इक्वल्स टू 4π² L/t², ये आ गया। अगर मैं इसको करती हूँ ΔG/g इंटू 100, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम हटा देते हैं। ये कैसे आ रहा है, A/b। अब आप फिर से फॉर्मूला याद करो कि A/b का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ΔA/A प्लस ΔB/b, यही होता है। अगर स्क्वायर होता है या कोई पावर होती है तो हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक हम ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी रिलेटिव एरर निकालेंगे तो दैट विल बी ΔL/L प्लस ΔT/t। अगर स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये ΔL/L, अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो हमें यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। अब ΔL/L इंटू 100 कितना है, 3%, नहीं 2 है, ठीक है। फिर 2% प्लस 2 इंटू ΔT/t कितना है 3, तो कितना आएगा टोटल 8%। D will be the option। कर लोगे इसे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड एज 2.5 सेकेंड, कोई एक हमारे पास में पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपको दिया है 2.5 सेकेंड्स, यूजिंग ए स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट 1/2 सेकेंड। लीस्ट काउंट 1/2 सेकेंड है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड।
फाइंड द परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो आपको इसमें सिंपली 2.5 प्लस माइनस 0.5, 0.5 जो है इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये ऑसिलेशन वाला अपने पास में पहले भी आया है क्या कोई ऐसा? हम्म। हाँ हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड दे रखा है। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकेंड। तो इसके अंदर भी परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, ये ऑसिलेशन वाली परसेंटेज एरर मैं अभी निकालूंगी, फिर मैं बताती हूँ आपको कि ऑसिलेशंस वाली कैसे करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट आपके पास 31 वाला क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, in a slide caliper m plus 1 number of vernier division is equal to m number of smallest man scale division। मतलब अपने पास में m plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ रहे हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ रहा है। इफ d यूनिट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, d क्या है इसकी यूनिट। अच्छा, ये भी वैसे ही हो जाएगा अपना, फिर से अपने पास में क्या है, m प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन m प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। ये हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू जो भी हमें लीस्ट काउंट, मतलब लीस्ट जो वैल्यू है जिससे जिसका जो सबसे छोटा नंबर काउंट किया जा सकता है, वो कितना दिया है, इफ डी यूनिट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, उस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। जल्दी से इसको सॉल्व करो एक बार, क्या आता है इसका आंसर।
हो गया ये? क्या आंसर आया? क्या आया? ऑप्शन है अपने पास में ये। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा md/m+1। एक बार पीछे देखना, यही आंसर है क्या 31 का आंसर? वन मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू डी, 1 - 1/m+1 इंटू डी। तो हमारे पास आंसर आया md/m+1 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्नियर कांस्टेंट। ये हमारे पास में किसका पूछ रहा है ये? If D unit is the magnitude of the smallest main scale division, then the magnitude of the vernier constant। तो हम डिवाइड बाय m करेंगे और वो हमारे पास में d/m+1 आएगा। मेन स्केल डिवीजन के लिए पूछ रहा है। इसे मैं एक बार करके भी बताऊंगी, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा अपने पास में, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन ऑर्डर टू मेजर द पीरियड ऑफ ए सिंगल पेंडुलम यूजिंग अ स्टॉप क्लॉक, a student repeated the experiment for 10 times and noted down the time period for each experiment as 5.1, 5, 4.9, 4.9। the correct way of expressing the result for the period। क्या करेंगे हम इसमें? किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और 10 बार किया, तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? सबका मीन निकालेंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मीन निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 4.99 आ रहा है। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 4.99। ये हमारे पास में एक ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन एक दूसरा और दे रखा है जो आपका पीछे देखना एक बार, 32 में आंसर क्या दिया हुआ है? बी आंसर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको किस तक लेके जाना है? राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ के लिए क्या यूज करोगे? फिर क्या आएगा? ठीक, हाँ, नहीं नहीं, हमें हमेशा राउंड ऑफ ही करना है, मतलब हमें हर बार ही करना है। अभी हमने राउंड ऑफ पढ़ लिया ना, हमने पहले सिर्फ एरर पढ़ी थी, हमने राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े थे। तो हम आंसर कैसे लेके चल रहे थे? हम बिना सिग्निफिकेंट फिगर, बिना राउंड ऑफ के आंसर को लेके चल रहे थे। लेकिन कल ही आई थिंक अपन ने कोई क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने कहा जब राउंड ऑफ बताऊंगी तब फिर हम वैसा आंसर ले लेंगे, ऐसा बोला था। तो कल हमने राउंड ऑफ पढ़ लिया, तो अब हम ये आंसर नहीं लेंगे। वे अभी तक हमने कहा था 4.99 आ रहा है, मतलब ठीक है, लेकिन अब राउंड ऑफ पढ़ चुके हो तो नाउ यू हैव टू राउंड इट ऑफ, तो फिर आंसर अपने को राउंड ऑफ करके ही लेना है। हो सकता है अपन ने कल राउंड ऑफ नहीं पढ़ा, उससे पहले जो क्वेश्चन करे तो उसमें 4.99 आंसर लिया, लेकिन पीछे आंसर कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार ये बी क्यों आया है। बट अभी राउंड ऑफ पढ़ लिया तो क्लियर है ना अपने को कि क्यों आ रहा है ये। नहीं होगा 5 वाला ऑप्शन, क्योंकि राउंड ऑफ करके देंगे ना वो वैल्यूज को। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एरर्स भी है, राउंड ऑफ भी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो तीनों चारों कॉन्सेप्ट्स को मिला के ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट हमें सारे ही लगाने हैं। हमने एक बार एरर निकाल ली, एरर निकाल के राउंड ऑफ की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी हमें अप्लाई करना ही है। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33 में बताइए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। क्यों है 4? तो कितना होगा टोटल? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, और 1 से छोटा जो नंबर होता है उसमें हम डेसिमल के बाद वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते हैं। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे।
क्वेश्चन नंबर 34 में भी अब हम लोगों को कुछ कुछ चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी एक बार। आपको ए दे रखा है 3.8 इंटू 10⁻⁻6, इसको आपको ऐड करना है बी में, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻5, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान में रखते हुए रिजल्ट बताना है। अब जब मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए थे तो उस टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये 10⁻⁻6 में आ रहा है, ये 10⁻⁻5 में आ रहा है। तो -6 -5 मतलब डेसिमल पॉइंट हमारा इधर उधर हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, ये हमारा जो 10⁻⁻6 या 10⁻⁻4 है, इन दोनों को मैच करवाना है। तो -5 को -6 कर सकते हो आप, कैसे करोगे, शिफ्ट करो जल्दी से, क्या आ जाएगा आपके पास में, बी, जल्दी से शिफ्टिंग करो। 10⁻⁻6 है ए, 3.8 इंटू 10⁻⁻6, बी 4.2 इंटू 10⁻⁻5, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल अप्लाई करेंगे। बट एडिशन से पहले भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये 10 की पावर में आपको मिल रहा है, ये 10 की पावर वाली चीज भी सही आनी चाहिए। बोलो कितना आएगा, अच्छा सी आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने इन दोनों को 10⁻⁻6 तक लेके गए तो ये कितना हो जाएगा, 42.0 इंटू 10⁻⁻6। फिर आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में कौन सा रूल अप्लाई करोगे, राउंड ऑफ वाला भी करोगे। राउंड ऑफ हो रहा है क्या इसमें कहीं, या नहीं, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही है, ठीक है। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर हमारा आंसर आ रहा है क्या, 4.58 आ रहा होगा आई थिंक, 4.58 इंटू 10⁻⁻5, दोनों को ऐड करने पे कितना आया, 4.58 10⁻⁻6। ये भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर आपने a प्लस बी किया तो पहले तो हमने इनकी पावर्स को आपस में अरेंज किया, पावर अरेंज करने के बाद ऐड किया तो 4.58 इंटू 10⁻⁻6 आया। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, तो इसलिए हम लोग 4.5 वाले ऑप्शन को ही लेंगे। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं देना आपको, कौन सा ऑप्शन देना है, सी वाला ऑप्शन देना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देख रहे हो जिनमें 2-2 3-3 आंसर सही हो सकते हैं। अगर हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को हटा दें तो गलत क्या दे रखा है, तो अब इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं लगा, राउंड ऑफ भी तो करना है। राउंड ऑफ नहीं किया आपने, मैंने कहा ना एरर प्लस राउंड ऑफ प्लस सिग्निफिकेंट फिगर, तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आपने एरर के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया जो भी है। अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर पता है 2 ही लेने हैं, 2 ही लेंगे, लेकिन आंसर तो आया क्या, 4.58 आया। तो अब इसको राउंड ऑफ भी तो करना होगा, तभी जाके ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। राउंड ऑफ का क्या हमारे पास में रूल है, 8 5 से ज्यादा है तो पहली प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो 4.6 हो जाएगा। अब आप देखो हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में और तीनों कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम है और बिल्कुल सही लगेंगे। मतलब अगर आपने सिर्फ यहां तक करके छोड़ दिया एडिशन तक तो आप कहोगे दिस आंसर इज ओके, करेक्ट है, आपको लगेगा बिल्कुल सही करके आए हो, कोई गड़बड़ नहीं है। आपने फिर राउंड ऑफ का नहीं लगाया कॉन्सेप्ट, आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट तक का लगा दिया तो आपने दूसरा ऑप्शन सही बता दिया, लगेगा ये भी सही है। लेकिन हमने राउंड ऑफ का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया तो जाके हमारा तीसरा वाला आंसर सही आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए स्टूडेंट हैज मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए वायर इक्वल टू 0.04580 मीटर। द लेंथ
कितनी आएगी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 0.04 0.04580 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4 ठीक है अब अपने इसमें 2 सवाल रह रहे हैं ना तीसरा कौन सा है एक तो वही ऑसिलेशन वाला एक अभी वाला ऑसिलेशन और थर्ड कौन सा है अच्छा 31 वाला एक बार हम ऑसिलेशंस वाला करते हैं ऑसिलेशंस वाला कह रहा है आपको द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड लीस्ट काउंट को हम मोस्ट ऑफ द टाइम एरर मान के चलते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये हमारी एरर है लीस्ट काउंट वाली तो दैट इज 0.1 सेकेंड द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकेंड तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 20 सेकेंड का फाइंड द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 0.1 सेकेंड टाइम है हमारा 20 इंटू 100 ये हो जाएगा 1/200 इंटू 100 0 से 0 1/2 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आंसर है क्या इसका देखना एक बार 22 नंबर का 22 ठीक है तो हम इसको इसी तरह से करेंगे चलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है आपका द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है वो जो डेल्टा वाली एरर आती है ना अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर वो हम इसको मान के चलते हैं तो डेल्टा वाली एरर हमारी क्या आ गई लीस्ट काउंट की दैट इज 0.1 सेकेंड आ गई ठीक है ये टाइम के अंदर एरर आई है टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकेंड टाइम कितना दे रखा है आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रखा है ठीक है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं ठीक है उसके बाद में है द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करनी है टाइम पीरियड की परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 करते हैं डेल्टा टी 0.1 है टी कितना है 20 इंटू 100 जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1/2 दैट इज 0.5% हो जाएगा डन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में if the time period of oscillation of a pendulum is measured as 2.5 second टाइम पीरियड हमें दिया है 2.5 सेकेंड यूजिंग ए स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट 1.
लीस्ट काउंट दिया है 1/2 सेकेंड। सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, जैसा हमने किया क्या सेम ही है क्या अभी जो किया था? तो मतलब सेम ही तरीके से हो जाएगा। एक बार आंसर निकालते हैं, आता है क्या करेक्ट आंसर, और फिर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा क्या, हो रहा है सेम तरीके से, हो जाएगा सेम ही। ठीक है, तो दोनों में मतलब कॉन्सेप्ट अपना सेम ही लगेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, आपका टी दे रखा है 2.5 सेकेंड, फिर लीस्ट काउंट है 1/2, तो मतलब 0.5 सेकेंड हो गया। अब मेजरमेंट करोगे तो वही सेम लगाओगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। डेल्टा टी 0.5 है, टी कितना है 2.5, इंटू क्या करना है हमें 100 करना है। तो आप यहां पे क्या आ गया आंसर आपके पास में, कितना आया 20%, आंसर है 20%। ठीक है, ठीक है, फिर एक बार अपन डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद में प्रैक्टिस टाइम 3 करना है और इन टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स करने हैं। पेंडुलम वाले तो कर लोगे, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम सबसे पहले। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस से हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे कोई एक ये रेक्टेंगल है या फिर कोई एक स्क्वायर है, ये मुझे दिए हुए हैं। अब रेक्टेंगल में अगर मेजरमेंट्स लें तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, इसकी जितनी भी लेंथ्स हैं वो सारी की सारी सेम होती है, ऐसा ही है। ठीक है, हम जब डायमेंशनल एनालिसिस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन में, कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका कितना आपके पास डायमेंशनल की फॉर्मूला की है, पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। ठीक है, बेस क्वांटिटीज क्या क्या है हमारे पास में, लेंथ, मास, टाइम, करंट, सेक और अपना के हो गया किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, ये हमारी बेस क्वांटिटीज है। ये बेस क्वांटिटीज की पावर कितनी है ये हमें क्या बताता है, दिस गिव्स अस द डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कोई भी फंडा, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर ले रखा है, तो रेक्टेंगल को भी अगर लेंथ इनटू ब्रेथ कह रहे हैं, लेंथ भी एट सच लेंथ, मतलब ब्रेथ भी क्या है लेंथ ही है, तो दोनों लेंथ है। तो जब हम इसका डायमेंशन लिखते हैं कि हम इसका एरिया लिखते हैं, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और लेंथ दोनों बराबर ही है, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। तो ये एल क्या है लेंथ, दिस इज दी बेस क्वांटिटी, डेफिनेशन समझा रही हूं, ये बेस क्वांटिटी है। और ये क्या है हमारे पास में उसका पावर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी हमने लिया है वो एरिया है, उसके डायमेंशंस को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी पर्टिकुलर बेस क्वांटिटी और वो कितने पावर तक रेज किया हुआ है हमने, दैट विल शो। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट भी हमारी लेंथ में आएगी, तो एल बी एच, एल क्यूब आ जाएगा, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस बता देगी। डेफिनेशन क्लियर है डायमेंशंस की कि कैसे हम इनको करेंगे। अब बात आती है कि आखिर हम इन डायमेंशंस को पढ़ते क्यों है, मतलब कोई तो इनका कारण रहेगा जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं।
एक तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका एप्लीकेशन है कि डायमेंशंस जो होते हैं उनको यूज करके हम इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से किया जाता है। अगर आपका किलोग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट, मतलब कहने का एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है या एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में करना है, ये जो इंटर कन्वर्जन है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक तो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में काम आएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये इसके अंदर काम आता है। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई भी इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं है वो हम उसका डायमेंशंस पता करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशंस की करेक्टनेस को फाइंड आउट करने के काम आता है, करेक्टनेस बोल सकते हैं, या फिर हम होमोजीनियसिटी ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन होमोजीनियसिटी ऐसा भी बोलते हैं हम इसको, एक पर्टिकुलर अगर नेम दिया जाए तो। दूसरा किसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, या फिर फॉर्मूले में जो वैल्यू है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी हमें डायमेंशंस बताते हैं। तो क्वांटिटीज में कौन से की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये सारे काम हमें डायमेंशंस बताते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। अगर हम